हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टेबल पर। मैं अविनाश कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, पेट परीक्षा को देखते हुए मैं लगातार इस समय आप लोगों को मैराथन क्लास दे रहा हूं जीएस का। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में जीएस में मैराथन क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया, बहुत अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद किया, पढ़ा और समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि सर अच्छा है। ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए और मेरा मनोबल को बढ़ाते रहिए, हौसला बुलंद करते रहिए, अपना भी हौसला बुलंद करिए और साथ साथ कमेंट करके मेरे भी हौसले को बुलंद करते रहिए। दोस्तों, आइए इसी के साथ बिना देर के हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न राज्यों को स्थापना की दृष्टि से सही क्रम में सजाइए। दोस्तों, मेघालय, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। दोस्तों, याद रखिएगा, ममेत्री अर्थात दोस्तों मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का जो स्थापना हुआ, गठन हुआ 1972 में हुआ है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ममेत्री का गठन जो हुआ है 1972 में हुआ है, अर्थात दोस्तों 1972 में मेघालय हो जाएगा। नागालैंड दोस्तों 1963 में, नागालैंड 1963 में, और हिमाचल प्रदेश दोस्तों 1971 में, और हरियाणा और पंजाब दोस्तों 1966 में। हरियाणा और पंजाब दोस्तों 1966 में, याद रखिएगा, पंजाब भी 1966 में गठित किया गया। तो दोस्तों, आपका सही क्रम क्या लगेगा? दोस्तों, पहले आएगा नागालैंड 1963 में 2 नंबर पे, उसके बाद दोस्तों आएगा हरियाणा आएगा 4 नंबर पे, और उसके बाद आएगा हिमाचल प्रदेश 3 नंबर पे, उसके बाद मेघालय आएगा 1 नंबर पे। तो दोस्तों, सबसे पहले नागालैंड 1963, उसके बाद हरियाणा 1966, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971, उसके बाद जो है मेघालय जो है 1972 में ये आ जाएगा। 2 4 3 1 हमारा ये क्रम सही है। दोस्तों, याद कर लीजिए कुछ और, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये कब बना राज्य, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा ट्रिक है दोस्तों छौझा 1915 2000। दोस्तों, छौझा 1915 2000, इसका मतलब दोस्तों 6 से छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड और झा से झारखंड। 6 से छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड और झा से झारखंड। दोस्तों, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को गठित हुआ था। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 और झारखंड जो है दोस्तों 15 नवंबर सन 2000 को गठित हुआ था। दोस्तों, तेलंगाना 2 जून 2014 को गठित हुआ था। तेलंगाना 2 जून 2014 को गठित हुआ था, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, राजस्थान का गठन 1956 में हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, महाराष्ट्र और गुजरात दोस्तों 1960 में गठित हुआ था, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा बता दिया 1966 में। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा 1987 में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा 1987 में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा 1987 में। तो दोस्तों, ये सभी राज्यों के गठन के बारे में लगभग मैंने बता दिया। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 में, और दोस्तों सिक्किम का गठन हुआ था 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड सन 2000 में, तेलंगाना दोस्तों बना है आपका 2 जून 2014 को। दोस्तों, दादरा नगर हवेली दमन दीप जो है, दादरा नगर हवेली दमन दीप को मिला करके एक कर दिया गया है। ये दोस्तों 26 जनवरी 2020 को किया गया। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली दमन दीप को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। अब दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का अभिन्न अंग बनाया गया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन 1975।
दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा मेरी बात। 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा दोस्तों सिक्किम को कहा गया कि भारत का सह राज्य है। तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। दोस्तों उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ध्यान रखिएगा। और इंदिरा गांधी ने सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान कराया। दोस्तों 36वां संविधान संशोधन लाया गया 1975 में। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और कहा गया सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों सह राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया 35वां संविधान संशोधन के द्वारा, और पूर्ण राज्य का दर्जा अर्थात कहा गया सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। दोस्तों अनुच्छेद एक कहता है संघ और राज्य। अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, तो ये अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है दोस्तों कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया जाए बिना सोचे समझे, तुरंत अनुच्छेद 2 कहता है कि तुरंत सबसे पहले मिला लो। जैसे सिक्किम को अनुच्छेद 2 का पालन करते हुए भारत में मिला लिया गया। दोस्तों अगर पाकिस्तान कहे कि हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, तुरंत भारत कहेगा कि अनुच्छेद 2 का पालन करो, तुरंत उसको भारत में मिलाओ। और उसके बाद भारत में मिल जाएगा तो अनुच्छेद 3 का पालन करके उसमें जितने मन करे उतने राज्य बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 1 कहता है संघ और राज्य, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। और 2 कहता है कोई भी नए राज्य का निर्माण करना है, नए राज्य को बनाना है। तो दोस्तों कोई दूसरे देश का राज्य, कोई दूसरा देश हमारे देश में मिलना चाहे कि हम इंडिया में का अंग होना चाहते हैं, इंडिया में मिलना चाहते हैं, तुरंत अनुच्छेद 2 का पालन होगा। और जब अपने देश में मिल जाएगा, जैसे उत्तराखंड, झारखंड और जो है कि उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ को मिलाया गया, अनुच्छेद 3 का पालन हुआ। और तेलंगाना को भारत जो है आंध्र प्रदेश से अलग किया गया तो अनुच्छेद 3 का पालन हुआ। लेकिन सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया तो वो अनुच्छेद 2 का पालन किया गया। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, लेकिन 36वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। कहा गया कि अभिन्न अंग, तो 36वां संविधान संशोधन। अगर कहा दिया गया सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया तो 35वां संविधान संशोधन। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन क्या है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया, वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया 1978 में। ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया, वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया, कानूनी अधिकार प्रदान किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। दोस्तों 61वां संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं। मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो मतदान करने की जो उम्र होती है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों ये 4 आप संशोधन के बारे में पढ़ लिया। दोस्तों एक और बता देते हैं, 69वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन जवाब से पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991। दोस्तों आते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों याद रखिएगा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लेहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला से मिला है। अगर लेहुरा देव ऑप्शन में नहीं रहता तब मेहरगढ़ हमारा उत्तर हो जाता। ध्यान रखिएगा सबसे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लेहुरा देव, अगर लेहुरा देव ऑप्शन में न रहता तो हमारा आंसर मेहरगढ़ होता। दोस्तों
कोल्डिहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में जो है बेलन की घाटी में कोल्डिहवा है। कोल्डिहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। कोल्डिहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रंगपुर से मिला है। चावल के दाने का साक्ष्य रंगपुर से मिला है। धान की भूसी का साक्ष्य मिला है रंगपुर से, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों कोल्डिहवा हो गया। आदमगढ़ और बागौर से दोस्तों कृषि के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। जब क्वेश्चन पूछा जाए कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ और बागौर से। बागौर राजस्थान का भीलवाड़ा जिला, जबकि आदमगढ़ मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला। तो दोस्तों पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लेहुरादेव और मेहरगढ़। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेहरगढ़ दोस्तों बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन दोस्तों हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। इसका ट्रिक मैं दे रखा हूं। हरा रंग, ह से हड़प्पा, रा से रावी, ह से हड़प्पा, र से रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है दोस्तों। इसका ट्रिक मैं दे रखा हूं। मौसी, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु, मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु। दोस्तों कोट दीजिए, इसका ट्रिक मैं रखा हूं कोसी, याद रखिएगा। को से कोट दीजिए, सी से सिंधु। अब घग्गर है दोस्तों, ये कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। काला घर मैंने ट्रिक बताया है। काला घर से घग्गर, यानी काला घर कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, जबकि कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। इसका ट्रिक मैं कोसी दे रखा हूँ। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। लोथल दोस्तों भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है या साबरमती के नदी तट पर अवस्थित है, याद रखिएगा। तो लोथल भोगवा नदी या साबरमती दोनों आंसर हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लोथल गुजरात में दोस्तों, लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है। कोट दीजी भी आपका बलूचिस्तान में पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में है, याद रखिएगा। बनावली हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। दायमाबाद जो है कि कहाँ है? दायमाबाद महाराष्ट्र में है। मांडा वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिएगा। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। जबकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पर मेरठ में अवस्थित है दोस्तों। और याद रखिएगा सुतकंगेंडोर पश्चिम में है दोस्तों, और बलूचिस्तान में है सुतकंगेंडोर। और उत्तरी मांडा हो गया। दक्षिण में आपका जो है कि दायमाबाद हो गया, महाराष्ट्र में अवस्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में दायमाबाद। अगर हम क्वेश्चन पूछें कि प्राचीन स्थल में सबसे प्राचीन स्थलों में सबसे पूरब में कौन अवस्थित है, तो सबसे पूर्व में आलमगीरपुर है या मेरठ में है, हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। पश्चिम में कौन सा स्थल है? सुतकंगेंडोर है, दास्क नदी के तट पर अवस्थित है, बलूचिस्तान में है दोस्तों। सबसे उत्तर में कौन है? तो आपको याद रखिएगा मांडा है, चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। दायमाबाद प्रवरा नदी के तट पर है और मांडा चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, तो याद हो गया होगा यहाँ पे। चलिए एक बार बता दीजिए, सबसे पूर्वी प्राचीन स्थल आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर किस नदी के तट पर? हिंडन नदी। सबसे पूरब उत्तर में कौन है? मांडा है, मांडा किस नदी के तट पर? चिनाब नदी के तट पर। दक्षिण में दायमाबाद प्रवरा नदी के तट पर। और पश्चिम में कौन है? सुतकंगेंडोर दास्क नदी के तट पर बलूचिस्तान में अवस्थित है। दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, मौसी हरा रंग, कोसी कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। और दोस्तों कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, साबरमती और भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, याद रखिएगा। यह लोथल एक बंदरगाह है, पत्तन नगर है, बंदरगाह है। और दोस्तों लोथल को और मोहनजोदड़ो को लघु हड़प्पा कहा जाता है। लोथल को और मोहनजोदड़ो को लघु हड़प्पा कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को दोस्तों, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहा जाता है, उसके बाद दोस्तों कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, जो राजस्थान में अवस्थित है। उसके बाद बनावली से मिला है, हल्का साक्ष्य मिला है। मिट्टी का बना हुआ हल्का साक्ष्य बनावली से मिला है।
दोस्तों हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, याद रखिएगा। और हाथी का कपाल खंड हड़प्पा से मिला है, हाथी का कपाल खंड हड़प्पा से मिला है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर के.आर. नारायणन, डॉक्टर के.आर. नारायणन। और रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, ठीक है, रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति, जबकि डॉक्टर के.आर. नारायणन प्रथम जो है दलित राष्ट्रपति। और बीबी गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो द्वितीय चक्र की मतगणना से राष्ट्रपति चुने गए और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के सदस्य भी थे। और भारत के ऐसे प्रथम ये उपराष्ट्रपति थे जो अपने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया, इस्तीफा दिया। और भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? बीबी गिरी। चलिए, आर वेंकटरमन ऐसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए जो पूर्व में वित्त मंत्री के पद को सुशोभित किया था। तो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति आर वेंकटरमन हैं जो पूर्व में वित्त मंत्री पद को सुशोभित किया था। दोस्तों फटाफट हमको जल्दी से रिवाइज कराइए। ममेत्री मणिपुर मेघालय त्रिपुरा कब है? मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड सन 2000, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, बोलो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 और झारखंड 15 नवंबर सन 2000। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मेघालय, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, मिजोरम 1987, मिजोरम, 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 अरुणाचल प्रदेश 1987, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987, गोवा, गोवा, तेलंगाना 2 जून 2014, तेलंगाना, तेलंगाना। चलिए, संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार की संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया था? मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा की संविधान संशोधन। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लेहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ या बागौर। याद रखिएगा, भूसी के प्राचीनतम साक्ष्य रंगपुर, भूसी के प्राचीनतम साक्ष्य रंगपुर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर? हड़प्पा किस नदी के तट पर? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर? चलिए, कोटदीजी किस नदी के तट पर? सिंधु। कोटदीजी घग्गर नदी के तट पर कौन सा स्थल अवस्थित है? कालीबंगा किस नदी के तट पर? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? लोथल गुजरात में। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? लोथल किस नदी के तट पर? साबरमती या भोगवा? साबरमती या कोटदीजी कहाँ है? बलूचिस्तान में। कोटदीजी कहाँ है? बलूचिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? राखीगढ़ी कहाँ है? भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जबकि भारत में हड़प्पा सभ्यता का मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर भारत में पूछा जाए तो राखीगढ़ी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। चलिए, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति, द्वितीय चक्र की मतगणना से राष्ट्रपति बनने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1865 में नहीं हुआ था, 1875 में हुआ था, बंबई में हुआ था। और ब्रह्म समाज की स्थापना, हाँ, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, याद रखिएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था, याद रखिएगा। और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, याद रखिएगा कि
आर्य समाज वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुआ था, दयानंद सरस्वती ने किया था। मूल शंकर उनके बचपन का नाम था। अब दोस्तों और दयानंद सरस्वती ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले अर्थात स्वराज शब्द का प्रयोग किया, और स्वराज शब्द का प्रयोग करने के साथ साथ वह हिंदी को भी राष्ट्रभाषा बनाने की बात किए थे। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो राजा राममोहन राय ने किया था। दयानंद सरस्वती के बाद अगर जो कोई ऑप्शन में दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय न आए और स्वराज शब्द की बात आए तो कह देना बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। और दोस्तों याद रखिएगा कि गुलामगिरी पुस्तक भी लिखे हैं कौन, ज्योतिबा फूले। कौन लिखे हैं, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। और कब लिखे थे, 1872 में लिखे थे। और दोस्तों ये पिछड़े वर्गों से संबंधित ये संघर्ष करते थे, पिछड़े वर्गों के लिए लड़ाई लड़ते थे, याद रखिएगा। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पैगंबर, पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को राजा की पदवी अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राममोहन राय को राजा की पदवी किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। और राजा राममोहन राय की समाधि स्थल है लंदन ब्रिस्टल में है, वहीं पे गए थे अकबर द्वितीय के पेंशन की बात करने, वहीं पे उनका हो गया डेथ। तो याद रखिएगा राजा राममोहन राय की समाधि स्थल है वहां ब्रिस्टल में। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ था, किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूल नहीं फूले है, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है, गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले। कब, 1872 में। लग रहा है आप लोग थक गए हैं, भूख लग गई है क्या, किसी की आवाज नहीं आ रही है। ऐसे मजा नहीं आएगा आप लोगों को। जब सभी लोग मन लगाकर पढ़ो, मन लगा करके याद करो। याद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार सुबह से बिना खाए पिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं इतना उत्साह के साथ, और आप लोग बैठकर पढ़ रहे हो तो नहीं बोल रहे हो, तो कैसे याद होगा। चलिए, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम पीएम का मतलब प्रधानमंत्री ये होता है, तो मोरारजी देसाई हैं। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हैं जो कभी सदन में, संसद में उपस्थित नहीं हो सके, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। याद रखिएगा। और याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और चंद्रशेखर सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो न तो कोई मंत्री रहे न तो कोई मुख्यमंत्री रहे, सीधा प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति चंद्रशेखर सिंह इब्राहिम पट्टी बलिया के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से असत्य का चयन करें, असत्य का चयन करें। घास को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, सही बात है। कीटे को अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, सही है। मस्तिष्क के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। दोस्तों रेशम का अध्ययन को पीसीकल्चर नहीं, ये मत्स्य, जो ये पीसीकल्चर है मछलियों के अध्ययन को कहते हैं, मत्स्य के अध्ययन को कहते हैं, मत्स्य के अध्ययन को यानी मछली के अध्ययन को पीसीकल्चर कहते हैं अध्ययन। जबकि रेशम जो सो सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत दोस्तों रेशम का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। एग्रोस्टोलॉजी घास के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देते हैं बीटी कल्चर चुकंदर के अध्ययन को कहते हैं, बीटी कल्चर याद कर रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्पेंटोलॉजी सर्पों के अध्ययन को कहते हैं, हर्पेंटोलॉजी भी कहते हैं सर्पों के अध्ययन को।
आगे दोस्तों, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो दोस्तों न्यू गिनी है। न्यू गिनी है दोस्तों। इसका ट्रिक है जी न्यूज बोमा, जी न्यूज बोमा, जी न्यूज बोमा, जी न्यूज बोमा। दोस्तों जी से ग्रीनलैंड, जी न्यूज बोमा, यानी जी से ग्रीनलैंड, न्यू से न्यू गिनी, बो से बोर्नियो, माँ से मालागासी या मेडागास्कर। याद रखिएगा जी न्यूज बोमा ये जो है विश्व के सबसे बड़े द्वीप हैं। जी न्यूज टीवी खोलते ही जैसे देखते हो जी न्यूज आ जाता है, तो दोस्तों यहाँ से जी से ग्रीनलैंड आ जाएगा, न्यूज से न्यू गिनी हो जाएगा, और बो से बोर्नियो हो जाएगा, माँ से मालागासी या मेडागास्कर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो यहाँ पर ग्रीनलैंड नहीं होगा, क्योंकि हमने पूछा है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो बोर्नियो हमारा, न्यू गिनी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। न्यू गिनी, न्यू गिनी, न्यू गिनी। देखिए जी न्यूज, जी से ग्रीनलैंड और न्यूज से न्यू गिनी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, यही ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? काजीरंगा दोस्तों असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सही है। सिरोही मणिपुर में है दोस्तों, सिरोही मणिपुर में है, याद रखिएगा। और डंपा मिजोरम में है, डंपा मिजोरम में है, डंपा मिजोरम में है। नोकरेक मेघालय में है, नोकरेक मेघालय में है, नोकरेक मेघालय में है। चिल्का उड़ीसा में है, चिल्का उड़ीसा में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सतकोसिया उड़ीसा में है, या भीतरकनिका उड़ीसा में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है। सतुड़ी सतकोसिया उड़ीसा में, भीतउड़ी भीतरकनिका उड़ीसा में, सिमउड़ी सिमलीपाल उड़ीसा में। ठीक है। चिल्का भी आपका चिलउड़ी, चिल्का उड़ीसा में है। असम काजीरंगा असम में है, मानस असम में है। ठीक है। तो इस तरह याद कर सकते हैं। और दोस्तों एक सिंग वाला गैंडा जो मिलता है ना, असम में और पश्चिम बंगाल में मिलता है। एक सिंग वाला गैंडा जो है ना काजीरंगा में मिलता है, और पश्चिम बंगाल के गोरुमारू जो है राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य में मिलता है। गोरुमारू याद रखिएगा। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन पक्षी विहार अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सिर पर मणि, सिरोही का मतलब सिर पर मणि, सिरोही सिर पर मणि, याद रखिएगा। सिरोही मणिपुर में है, जबकि डंपा मिजोरम में है। दोस्तों केबू लमजाओ मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है। यह जो है लोकटक झील में अवस्थित है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है, याद रखिएगा। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबू लमजाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि मणिपुर के लोकटक झील में है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं? मेघालय में 2 सीटें हैं। मेघालय में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और याद करें पश्चिम बंगाल में 42 है, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में 48, उड़ीसा में 21, केरल में 20। तो इस तरह करके ये याद हो जाएगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक घास के अध्ययन को क्या कहते हैं? घास के अध्ययन को, कीट के अध्ययन को, कीट के अध्ययन को, मस्तिष्क के अध्ययन को, मस्तिष्क के अध्ययन को, रेशम पालन को, रेशम के अध्ययन को, और मत्स्य अध्ययन को, पीसी कल्चर। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला जो है द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप। तो जी न्यूज बोमा, जी न्यूज बोमा, जी न्यूज बोमा। चलिए, एक सिंग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? एक सिंग वाला गैंडा, चलिए सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल कहाँ है? केबू लमजाओ कहाँ है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में? लोकटक झील में, लोकटक में। सिरोही कहाँ है? सिरोही कहाँ है? चलिए ये याद हो गया आपको। मेघालय में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 2। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं भाई? CJI को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, PM को। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, जबकि राष्ट्रपति महोदय अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। याद रखिएगा। अब दोस्तों याद रखिएगा, हाँ, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र आपस में एक दूसरे को ले लेते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं।
कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों मैंने कल बताया था धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 109 में है, 109 में धन विधेयक का, और धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। धन विधेयक का उल्लेख यानी धन विधेयक के प्रक्रिया का उल्लेख 109 में है, धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, और 111 में है कि राष्ट्रपति महोदय के पास जब सदन से, संसद से, लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होकर जाता है तो वो अंतिम फैसला करेंगे कि अपने पास रख लेंगे। इसका अंतिम फैसला राष्ट्रपति महोदय करते हैं, अनुमति देते हैं कि नहीं देते हैं, यह अनुच्छेद 111 में कहा गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 11। तो हमारा हो जाए कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के। इसीलिए तो वो विधेयक पुनः वापस नहीं किया जा सकता, उसको पास करना ही होता है। लोकसभा से पास होने के बाद कितने दिन के अंदर में राज्यसभा वापस करती है? 14 दिन के अंदर में राज्यसभा को वापस करना ही होगा हर हालत में। उसमें वो फैसला अगर कोई वो सजेशन देती है तो लोकसभा उसको माने या न माने, वो लोकसभा के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, याद रखिएगा दोस्तों। 1 रुपए के नोट और सिक्कों पर वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, वित्त सचिव का दस्तखत होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। बाकी 1 रुपये से जितने अधिक के नोट होते हैं, 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, उस पर जो है दोस्तों आरबीआई के गवर्नर का दस्तखत होता है। दोस्तों चलिए हमें यहाँ पे एक चीज बता दें आप लोगों को, फटाफट हमें बता दीजिएगा, एक पेपर में हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे। दोस्तों वर्तमान में जो 10 रुपए के नया नोट है, इस पर किस ऐतिहासिक स्थल का निशान है? कोणार्क का है। कोणार्क कहाँ है दोस्तों? कोणार्क उड़ीसा में है। और दोस्तों याद रखिएगा उड़ीसा में है। और 20 रुपए के नोट पर किसका है? एलोरा का। एलोरा कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और दोस्तों 50 रुपए के नोट पर हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है दोस्तों, कर्नाटक में है। 100 रुपए के नोट पर रानी की बावड़ी कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, एमपी में। दोस्तों अब आते हैं 500 रुपए के नोट पर लाल किला है दोस्तों। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। लाल किला है दिल्ली में है, याद रखिएगा। लाल किला दिल्ली में। और दोस्तों याद रखिएगा 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान है, अंतरिक्ष में मंगलयान, याद रखिएगा। दोस्तों कैसे याद होगा? 10 रुपया का नोट कोने में पड़ा है, उड़कर गया है। 10 रुपये का नोट कोने में उड़कर गया है, अर्थात कोने का मतलब कोणार्क मंदिर उड़कर गया है उड़ीसा। दोस्तों 20 रुपये का नोट है, अब नहीं याद हो रहा है तो देखो 20 रुपये ऐसे लिखा जाता है, ऊपर का ही थोड़ा मिटा दो, एल के आकार का हो गया, तो समझ लेना कि यही 20 रुपये के नोट से एल बनेगा। लोरा यानी लोरा महान है तो महाराष्ट्र में है। अब दोस्तों 50 रुपये का नोट जैसे ही मिल गया हैप्पी हो गए, खुश हो गए, हम्पी और कर्नाटक में चले गए। तो दोस्तों 50 रुपये का जैसे ही नोट मिलेगा हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और कर्नाटक में चले जाएंगे। 100 रुपये के नोट पर 100 रुपये का नोट मिल गया तो रानी बन गई भाई, रानी बन गई। 100 रुपये का नोट मिल गया था, चल गई गुजरात, गुजर गई, चलिए गुजर गई गुजरात के लिए। तो रानी की ऐसे शब्दों का यूज न करे। 100 रुपये के नोट पर रानी की बावड़ी और यही रानी बन गई, आगे गुजर गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 रुपये का नोट जैसे ही बच्चे को मिला सदा सच बोल दिया, सांची का स्तूप हो गया मध्य प्रदेश में। और भैया 200 रुपये का नोट मिल गया ना तो सदा सच बोल दिया, बीच ही में बोल दिया, मध्य में बोल दिया, पूरा गया ही नहीं, बीच ही में बोल दिया सदा सच। 500 रुपये का नोट मिल गया, चले गए लाल किला देखने, लाल हो गए। 2000 रुपये का नोट हुए, मंगल ही मंगल, खूब पार्टी करो जबरदस्त तरीके से, मंगल ही मंगल होगा। तो ये पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं फटाफट।
तो 10 रुपये के नोट पर कोणार्क हो गया, 20 रुपये के नोट पर एलोरा हो गया, 50 रुपये के नोट पर हम्पी हो गया, 100 रुपये के नोट पर रानी की बावड़ी हो गया, 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप हो गया, 500 रुपये का लाल किला हो गया, 2000 पर मंगलयान हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की संच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 155 के अंतर्गत दोस्तों, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, जो राज्य सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, राज्य का महाधिवक्ता, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल महोदय करते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 51 में क्या है दोस्तों? विदेशी संबंध है। अनुच्छेद 51 में विदेशी संबंध है। और दोस्तों अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन, और याद रखिएगा 48A में है जो है पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण जीव जंतुओं का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण का उल्लेख 48A में है, जबकि 48 में कृषि और पशुपालन है। अनुच्छेद 51 में विदेशी संबंध है एक तरह से। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेशी संबंध मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। और 51A में मूल कर्तव्य है दोस्तों, 51A में मूल कर्तव्य है, याद रखिएगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे बता दिया 48 में कृषि और पशुपालन, 48A में जो है आपका पर्यावरण और जीव जंतुओं का संरक्षण, 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, 165 में दोस्तों महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं प्रत्येक राज्यों में। और दोस्तों अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्य तौर पे, या यह भी हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राज्यपाल महोदय, अर्थात राष्ट्रपति महोदय केंद्र सरकार जब तक चाहेगी तब तक राज्यपाल महोदय पद पर रहेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा सामान्य तौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का, वैसे राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत तेज भूख लगा है, तो उसके लिए मैं इसको शार्ट करते हुए निकल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। निम्न में से असत्य का चयन करें। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून सही है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई सही है। तो भैया चमड़ा से चमड़ा, से चेन्नई सही हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी सही है आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला गलत है दोस्तों, इसके जगह पे कटक होगा, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में होगा। और दक्षिण एशिया का पहला चावल अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, याद रखिएगा। तो कभी कभी चावल की जगह पर राइस दे सकता है, पैडी दे सकता है, पैडी माने धान अनुसंधान संस्थान, या राइस रिसर्च सेंटर दे सकता है। तो सब कहाँ होगा? केंद्रीय रहेगा, सेंट्रल रहेगा तो कटक होगा जो उड़ीसा में है। और दोस्तों कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिल्ली चलो जय हिंद का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ध्यान रखिएगा ये सब सारे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। और दोस्तों अबुल कलाम आजाद का इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, और इंडिया विंस फ्रीडम यही अबुल कलाम आजाद का है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम लिखा हूँ, ये गलत है, यही जो है आपका इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आजाद का है। अब दोस्तों APJ अब्दुल कलाम का लिख लीजिए, इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड, और अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान, याद रखिएगा, अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान। तो दोस्तों इग्नाइटेड माइंड्स याद रखिएगा, इग्नाइटेड माइंड्स और अग्नि की उड़ान, ये जो है
अग्नि की उड़ान, याद रखिएगा ये सब जो है किसकी है, एपीजे अब्दुल कलाम का है। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन डॉक्टर अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन डॉक्टर अब्दुल कलाम का है इग्नाइटेड माइंड्स और अग्नि की उड़ान, याद रखिएगा। अब दोस्तों आगे आते हैं टुवर्ड्स स्ट्रगल, ये जो है ध्यान रखिएगा टुवर्ड्स स्ट्रगल ना, ये जयप्रकाश नारायण का है, जयप्रकाश नारायण का है, जयप्रकाश नारायण का है टुवर्ड्स स्ट्रगल। और प्रिजन डायरी दोस्तों याद रखिएगा, प्रिजन डायरी भी इन्हीं का है, प्रिजन डायरी। तो जयप्रकाश नारायण का टुवर्ड्स स्ट्रगल और प्रिजन डायरी है। सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल है, सुभाष चंद्र बोस का इंडियन, और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम वॉरियर्स लिख दिया, यही सही है। कौन सा युग्म सही है, तो एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी का सही है, बाकी सब गलत था, हमने सही बता दिया। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, इग्नाइटेड माइंड्स और अग्नि की उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है। टुवर्ड्स स्ट्रगल और प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण जिसका लोकनायक उपनाम है। सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल है, इंडियन स्ट्रगल, और स्ट्रगल इज माई लाइफ है नेल्सन मंडेला का है। और दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी का है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला दोस्तों, पश्चिमी राज्य, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य कौन युग्म सही है दोस्तों, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश और गुजरात याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, आपने तो पढ़ लिया अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, सबसे उत्तरी हिमाचल प्रदेश, लद्दाख मत कहिएगा क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश। और सबसे दक्षिण में कौन आ जाएगा, केरल आ जाएगा, तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु होगा, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु होगा, याद रखिएगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर बात आए तो उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तर में सहारनपुर, सबसे दक्षिण में सोनभद्र, सबसे पूर्व में बलिया और सबसे पश्चिम में शामली। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश की संरचना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो भारत में कुल कितने राज्य अगर पूछता तो हमारा आंसर होता है 28, कितने केंद्र शासित प्रदेश तो आंसर 8, लेकिन पूछा है कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, तथा का मतलब जोड़ दिया है, अर्थात ये हो जाएगा 36, यही हमारा आंसर होगा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की सुचेता मायावती, दूसरी महिला भी है और प्रथम दलित हैं, उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला और प्रथम दलित मुख्यमंत्री हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, यह संयुक्त राष्ट्र संघ में के महासचिव के रूप में भारत की बनने वाली प्रथम महिला हैं, विजय लक्ष्मी पंडित। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के कौन सा प्रयाग बनाएंगी दोस्तों, इसका आंसर होगा देवप्रयाग, याद रखिएगा देवप्रयाग। तो इसका मैं छोटा सा ट्रिक आपको दे देता हूं और यहां से आपके सारे प्रश्न कवर अप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र मैं आपका 5 मिनट का समय लूंगा, 5 मिनट में आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे और कोई भी प्रश्न आएगा गलत नहीं होगा आपका। देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया है दोस्तों, पहले मैं लिख देता हूं, पहले देखो यहाँ पे धौली और इधर चलिए धौल, ठीक है ना, धौली प्लस अलकनंदा, नंदा मिल करके कौन सा प्रयाग बनाएंगे भैया, धौली, उसके बाद नंदाकिनी, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, नंदा मिलकर कौन सा प्रयाग बनाएंगे, पिंडार प्लस अलकनंदा, अलकनंदा मिलकर कौन सा प्रयाग बनाएंगे, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा मिलकर के कौन सा प्रयाग बनाएंगे, उसके बाद भागीरथी प्लस अलकनंदा, कौन मिलेगा भैया दोस्तों, देखिए
विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और दोस्तों भागीरथी है देव प्रयाग। दोस्तों इसका ट्रिक मैं दे देता हूं। डीएन ने पीएम को भगा दिया, डीएन ने पीएम को भगा दिया, टीएन ने पीएम को भगा दिया, और क्या हुआ? और स्वयं अधिकारी बनकर, स्वयं अधिकारी का मतलब अलकनंदा, का मतलब अलकनंदा, अधिकारी बनकर स्वयं अधिकारी बनकर देवप्रयाग गया, देवप्रयाग अर्थात डी गया। दोस्तों डीएन ने पीएम को भगा दिया, स्वयं अधिकारी बनकर देवप्रयाग गया। डीएन ने पीएम को भगा दिया, स्वयं अधिकारी बनकर देवप्रयाग गया। जल्दी से हमारे साथ पढ़िए। डीएन ने पीएम को भगा दिया और स्वयं अधिकारी बनकर देवप्रयाग गया। अब इसको पढ़ो आप लोग। तो डीएन ने पीएम को भगा दिया और स्वयं अधिकारी बनकर देवप्रयाग गया। बाबू डी का मतलब धौली, एन का मतलब नंदाकिनी, पी का मतलब पिंडार, एम का मतलब मंडाकिनी और बी का मतलब भागीरथी और ए का मतलब है अलकनंदा, अलकनंदा है। अब बनकर भी एन के आर डी यही क्रम है। धौली और अलकनंदा मिलकर के विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर के नंद प्रयाग, पिंडार और अलकनंदा मिलकर के कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर के रुद्र प्रयाग और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के, जल्दी से बताइए, धौली और अलकनंदा मिलकर कौन सा प्रयाग? नंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर कौन सा प्रयाग? पिंडार और अलकनंदा मिलकर, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देव प्रयाग। हमारा क्वेश्चन है भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कौन सा संगम मैया प्रयाग बनाएंगी? तो देव प्रयाग। ठीक है। धौली और अलकनंदा मिलकर कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। ठीक है। और अगर हम पूछ दें आपको मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। पिंडार और अलकनंदा मिलकर, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर, नंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर। तो इस तरह से क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है और आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से बैठा और पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। दोस्तों ऐसे ही अगर आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।